खतरनाक जानवरों की दुनिया में छोटे होने का मतलब होता है हर पल कई प्रकार के मुसीबतों को गले लगाना, क्योंकि नन्हे जीवों को उस दुनिया में जीने के लिए हर पल संघर्ष करना पड़ता है। और अगर किसी को इस मुसीबतों से बचना हो तो दो ही रास्ते हैं। पहला, कि इतना तेज भागो कि आपकी रफ्तार को कोई बीट ना कर पाए, और दूसरा, अपने आकार के साथ साथ शक्ति इतनी बढ़ा लो जिससे आप दूसरों के लिए मुसीबत बन जाओ। हालांकि हम ना ही खतरनाक जानवरों की दुनिया में रह सकते हैं और ना ही हम अपने आकार को इतना बढ़ा सकते हैं जिससे जंगल के अन्य जानवर हमसे डर सके। पर लेट क्रिटेशियस का दौर था भयानक और खूंखार जानवरों की, और जिस समय काल में मुसीबत का मतलब एक ही समझा जाता था, स्पाइनोसॉरस। सेनोमेनियन से ट्यूरोनियन का समय को नॉर्थ अफ्रीका के लिए मानो एक ऐसा दौर माना जाता था जिसके अंतर्गत रहने वाले छोटे जानवरों के लिए किसी नर्क से कम ये जगह नहीं थी, क्योंकि उस समय जमीन पर दो सबसे शक्तिशाली प्रेडेटर्स एक ही जगह पर पाए जाते थे। स्पाइनोसोरस को पानी में शिकार कर पाना मानो कोई खेल सा था, पर जमीन में चीजें उतनी सरल नहीं थी, क्योंकि स्पाइनो के शिकार पर नजर होती थी कारकेरोडोंटोसोरस की। पर क्या सच में कारकेरोडोंटोसोरस स्पाइनो से उसका भोजन छीन पाते थे, या खुद के शिकार को स्पाइनो से बचा पाते थे? और क्या होता अगर ये एक दूसरे के जान के दुश्मन बनकर आपस में ही भिड़ जाते? क्रिटेशियस पीरियड के 99 मिलियन सालों पहले अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों में एक ऐसे जीव ने उत्पत्ति ली जिसने न सिर्फ कारकेरोडोंटोसोरस के सिंहासन को हिला डाला, अपितु इसने किसी भी मांसाहारी डायनासोर के आकार को लेकर भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, जिसे ना तो पहले तोड़ा गया और ना ही अब कोई उतना विशाल मांस खाने वाला शिकारी उत्पन्न हो पाया है। स्पाइनोसोरस न सिर्फ आकार में विशाल, बल्कि इसके घड़ियाल जैसे मुंह में लगे दांत जबड़े से बाहर आ जाया करते थे, जिसे देखकर किसी की भी हालत पतली हो सकती थी। वहीं इसके नुकीले क्लॉस स्पाइनो के लिए मानो प्राकृतिक चाकू के समान थे। अब भले ही स्पाइनोसोरस ने 99 मिलियन सालों के पहले ही अपनी दहशत से सबको चौंका दिया हो, मगर स्पाइनो के जन्म से भी पहले, यानी लगभग 145 मिलियन या 14.5 करोड़ सालों पहले, कारकेरोडोंटोसोरस एकमात्र सबसे विशाल शिकारी हुआ करता था, जो बेरोक बिना भय के किसी पर भी हमला कर सकता था। और इस डायनासोर का राज स्पाइनोसोरस के अंत के कई करोड़ों सालों बाद भी उत्तरी अफ्रीका में बना रहा। साल 1912 को पहली बार इजिप्ट के पश्चिमी हिस्सों से स्पाइनोसोरस के कुछ कंकालों को ढूंढा गया, जिस पर कुल 3 सालों तक रिसर्च की गई। और साल 1915 में ये बात पूरी दुनिया में अनाउंस कर दी गई कि ये स्पाइन वाली छिपकली अब तक के मिले किसी भी थेरोपोड्स के कंकालों से काफी बड़े आकार की है, क्योंकि इसकी लंबाई 13 मीटर से लेकर 18 मीटर की है, या लगभग इसे 59 फीट लंबा बताया जा सकता है। वहीं इसकी ऊंचाई 4 से 5.5 मीटर या लगभग 17 फीट, और इसके वजन को लेकर ढेर सारे विवादों के बावजूद इसे 9 से 12 टन भारी बताया गया। और अब तक इतने विशाल मांसाहारी जानवर का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। पर साल 1934 को स्पाइनोसोरस के ही खोजकर्ता यानी अर्नस्ट रॉमर द्वारा सार्क जैसे दांतों वाली छिपकली की खोज की गई, और इसके आकार का भी आंकड़ा चौंका देने वाला था, क्योंकि एक कारकेरोडोंटोसोरस की लंबाई 8 से 14 मीटर, ऊंचाई 4 से 5 मीटर और वजन 6 से 15,000 किलो तक बताया गया। मगर इसके बावजूद भी इसकी आकार स्पाइनो से काफी छोटी थी। स्पाइनोसोरस का ज्यादातर वक्त पानी में बीता करता था, जिस वजह से ये जमीन में काफी सुस्त हो जाया करते थे, लेकिन फिर भी ये अपनी रफ्तार को 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेंटेन कर सकते थे। वहीं पानी में ये काफी फुर्तीले हो जाया करते थे। पर कारकेरोडोंटोसोरस जमीन में काफी फुर्तीले हुआ करते थे, क्योंकि इसकी रफ्तार 27 मील प्रति घंटा यानी लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती थी। लेकिन ये पानी में स्पाइनोसोरस को 1% भी टक्कर नहीं दे सकते थे। इसलिए अगर जमीन पर ही स्पीड एंड एजिलिटी की बात करें तो इसमें जाहिर सी बात है कि एक कारकेरोडोंटोसोरस स्पाइनो से ज्यादा फुर्तीले हुआ करते थे। अगर दोनों डायनासोर्स के खाने की आदतों की ओर गौर करें तो इसमें एक स्पाइनोसोरस का भूख ज्यादातर पानी में रहने वाले मछलियों से मिटता था, लेकिन इसके बावजूद भी ये जमीन में रहने वाले लगभग सभी जीवों को अपना शिकार बनाने की क्षमता रखते थे, क्योंकि पहले ये अपने शिकार पर अपने नुकीले नाखूनों से इतना चोट दे दिया करते थे ताकि शिकार भाग ना पाए।
और उसके बाद शिकार पर अपनी 2 से 3 टन की बाइट फोर्स से उसे मौत के घाट उतार दिया करते थे। वहीं अगर हम बात करें कारकेरोडोंटोसोरस की, तो इसके आहार में पानी के जीवों को छोड़कर बाकी सभी जीव शामिल थे, जिस पर ये 1 से 2 टन की बाइट फोर्स दबाव बनाकर अपने शिकार का जान ले लिया करते थे। यानी बाइट फोर्स और दूसरे हथियारों की ओर गौर करें तो इससे पता चलता है कि स्पाइनोसोरस के पास कारकेरोडोंटोसोरस के मुकाबले ज्यादा एडवांटेज है। अगर हम बात करें दोनों डायनासोर्स के ड्यूरेबिलिटी की, तो स्पाइनो के सेल को छोड़कर बाकी कोई भी हिस्से को डैमेज कर पाना काफी मुश्किल था, और वैसे भी ऊंचे होने के कारण इसके सेल पर अटैक कर पाना किसी भी जीवों के लिए काफी मुश्किल था। इसलिए स्पाइनोसोरस को काफी ड्यूरेबल बताया जाता है। वहीं अगर बात करें अफ्रीकन टीरेक्स यानी कारकेरोडोंटोसोरस की, तो ये डायनासोर भी अपने पर हुए कई हमलों को झेल सकता था, लेकिन इसके आर्म्स उतने फंक्शनल नहीं हुआ करते थे, जिस कारण ये अपने ऊपर हुए हमले को आसानी से नहीं रोक पाते थे। यानी सभी की कमियों और गुणों की ओर देखा जाए तो दोनों ही एक समान ड्यूरेबल हुआ करते थे। अगर दोनों डायनासोर्स के वेपन की बात करें तो स्पाइनोसोरस के पास है एक विशालकाय शरीर जो पानी में तैर सकता है। इसके 2 से 3 टन की बाइट फोर्स, 64 की संख्या में कॉनिकल दांत, 2 विशाल तथा फंक्शनल आर्म्स और इस पर लगे 20 सेंटीमीटर लंबे नाखून जो इसे एक मॉन्स्टर बना देती है। वहीं कारकेरोडोंटोसोरस के पास है विशाल तथा मस्कुलर बॉडी, काफी बड़े आकार का जबड़ा, 60 की संख्या में 20 सेंटीमीटर लंबे नुकीले दांत और इसके हाथों में लगे 3 नाखून। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों के बीच लड़ाई होगी तो पानी में कारकेरोडोंटोसोरस के जीतने के चांस तो भूल ही जाओ, मगर ये लड़ाई अगर जमीन में होती तो भी स्पाइनोसोरस के लंबे तथा फंक्शनल आर्म्स कारकेरोडोंटोसोरस को काफी कमजोर कर देता। हालांकि जमीन में होने वाली लड़ाई में अफ्रीकन टीरेक्स भी स्पाइनो पर अपने दांतों से हमला करके उसे हराने के कगार पर लाकर खड़ा कर देता, पर ज्यादातर इस बात की संभावना है कि स्पाइनोसोरस की 2 से 3 टन की बाइट फोर्स, स्पाइनो का विशाल शरीर, लंबे दांत और स्पाइनोसोरस की बनावट कारकेरोडोंटोसोरस के मनोबल को तोड़ देता, जिसके बाद स्पाइनो यही डर का खेल जारी रखता और कारकेरोडोंटोसोरस को या तो भागने पर मजबूर कर देता या उसे वहीं मार डालता। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।